हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते हुए काटपाल और आज वेलकम टू वन मोर हिस्ट्री सेशन या एसएसटी का सेशन। आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, बट हाँ, हम नेशनलिज्म इंडिया पूरा आज कवर नहीं करेंगे। विल बी कवरिंग ओनली फर्स्ट टू मॉड्यूल्स, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको विल ब्रेक इनटू पीसेस एंड कवर इट फर्स्ट टू मॉड्यूल्स, यानी नॉन कॉपरेशन तक। नॉन कॉपरेशन की पूरी कहानी आज हम समझेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, सब कुछ हम समझेंगे। डिफरेंट लोगों का क्या स्टैंड था नॉन कॉपरेशन पे, वो भी सब कुछ समझेंगे। जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा करेंगे विद सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट्स, थोड़े से पॉइंटर्स और मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको सारा ही चैप्टर आज समझ आ जाएगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ पार्ट 1 है इस नेशनलिज्म इन इंडिया की पूरी वीडियो का सीरीज का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के चैप्टर को हमारे साथ। तो नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में? अब यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है नेशनलिज्म की, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। इसके लिए मेन 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं कि नेशनलिज्म था क्या, इंट्रोडक्शन क्या हुआ। ये चैप्टर की सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, वो है ये फ्लो चार्ट में पूरा एक्सप्लेन है। तो कांग्रेस, इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है कांग्रेस का, गांधी जी का, ठीक है। एफर्ट्स दैट दे जो उन्होंने पुट इन किए टू यूनाइट डाइवर्स ग्रुप अंडर कॉमन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि कई हिंदूज थे, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, तो वो सारे अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, बट उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लाने का काम कांग्रेस एंड गांधी ने किया। साथ में इसका हम हिस्टोरिकल फोकस भी पूरा हिस्ट्री पे रहेगा कि कैसे कांग्रेस ने किया, एंड सोशल ग्रुप स्पेशली उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, कितना पार्टिसिपेट किया, किस किस ने किया, किसने नहीं किया, वो भी सारा हम इसमें देखेंगे। साथ में नेशनलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी पर, कम्युनिटी बाउंड्रीज क्या स्ट्रेंथन हुई, रिजिड हुई, फ्लेक्सिबल हुई, वो भी हम समझेंगे। कि नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का आइडिया क्या था, एंटी कलोनियल स्ट्रगल था। यूरोपियन नेशनलिज्म तो सिंपल यूनिफिकेशन था, बट यहाँ पे एंटी कलोनियल स्ट्रगल था। ये मेन डिफरेंस है इंडियन नेशनलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म में। और इसमें मॉडर्न नेशनलिज्म का भी आपको दिखा, थोड़ी यूरोपियन सिंबल्स, जैसे सिंबल वो एलर्जरी वाला, आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने एलर्जरी के बारे में द सिंबल्स भी एक्सप्लेन किया था, वो भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए पहले अपने मॉड्यूल से शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इशू एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ना बहुत सारे इम्प्लीकेशंस थे इंडियंस के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिशर्स मतलब कि रूल कर रहे थे उस टाइम पे। एंड मतलब कि ब्रिटिश इंडिया को उसमें मतलब पार्टिसिपेट करवाया गया, मतलब कि ज़रूरत नहीं थी इंडिया को पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहता था, बट फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ने उसको पार्टिसिपेट करवाया। तो वॉर ने, पहले तो वॉर हुई तो इकोनॉमिक्स वैसे ही मतलब कि उजड़ जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन वैसे हिल गई थी। कोई जीता हुआ है, कौन सा एरिया जीता है, क्या हारा है, इतने लॉसेस हैं, उसको रिकवर कैसे करें, ठीक है। उसके लिए इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस बजट एक्सपेंडिचर। वो इकोनॉमिक लॉस हुई तो डिफेंस एक्सपेंडिचर तो ऑलवेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको वॉर भी तो फाइनेंस करनी है, हथियार भी तो खरीदोगे। एंड विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन्स, लोन लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ में टैक्सेस इंक्रीज कर दिए उन्होंने। टैक्सेस अब इंक्रीज, क्योंकि पीपल के ऊपर बर्डन आएगा ना, मेन तो जो लाइक काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, उनके ऊपर सारा इन्होंने दे दिया। देयर वर ड्यूटीज रेज कर दी, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स का फर्स्ट मतलब कि दिखा वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ऊपर से फिर वॉर हुई थी, इन्फ्लेशन आनी थी, प्राइस बढ़ गए सब चीज़ों के। डबलिंग बिटवीन 1913 1918 में सारे प्राइसेस बढ़ गए, नॉर्मल सब्जी वगैरह के भी इतने प्राइसेस बढ़ गए, जिससे कॉमन पीपल को बहुत हार्डशिप्स फेस करने लगी। साथ में विलेजर्स से फोर्स रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था इंडिया, बट उसको फोर्सफुली पार्टिसिपेट करवाया गया, तो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिससे वैसे ही लोग तंग थे। साथ में इसमें के साथ 1918 1919 और 1920 21 में क्रॉप्स फेल होगी, फेमाइन आ गई इंडिया में। फेमाइन आ गई इंडिया में, जिसके कारण बहुत ही, वैसे ही इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी, वॉर हो रही थी, फेमाइन और आ गई, एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड हो गया। साथ में एक और डेडली एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, जिसने ऑलमोस्ट 13 मिलियन पीपल
13 मिलियन पीपल ये दोनों फैक्टर्स की वजह से मर गए. 13 million people died because of these two, famine and the influenza pandemic. वैसे इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं था. फिर उसके बाद विलेजेस में भी सोल्जर्स वगैरह उठा के ले गए, मतलब कि फोर्स रिक्रूटमेंट हुई, एंड टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए, प्राइजेस भी डबल हो गए, और साथ में फूड शॉर्टेज भी हो गई, और साथ में इसके ऊपर एक पेंडेमिक एपिडेमिक भी आ गया. पेंडेमिक नहीं, एपिडेमिक एक आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसने 13 मिलियन लोग इसके सबके नीचे दे डाइड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज. तो काफी बड़ा इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर ने क्रिएट किया था हमारी सोसाइटी, सोशो पॉलिटिकल, इवन इकोनॉमिक, मतलब कि उस पे इंडिया की. अब गांधी जी आए तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेके आए. वो आए, ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915. 1915 में he came from South Africa after waging war against in the rights of the blacks or the colored. तो साउथ अफ्रीका से आए, वहां से एक आइडिया लेके आए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द चैप्टर. ये आइडिया आपको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये है. तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, सच की राह पे, ट्रुथ पे चलना हमारे, एंड इन नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. ट्रुथ एंड ओनली ट्रुथ, जैसे आपके नाम में ही दिख रहा है सत्याग्रह, लेकिन ट्रुथ, सत्या मीन्स ट्रुथ, ठीक है, तो ट्रुथ है. एंड इट सजेस्टेड इफ द कॉज वाज ट्रू, मीन्स यू आर मूविंग इन राइट पाथ. इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, then physical force was not necessary to fight the oppressor. The oppressor यानी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है कि फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है. अगर हमारा पाथ सही है, हम सही पाथ पे चल रहे हैं, हम इनजस्टिस के खिलाफ हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की नीड नहीं है. महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस, इट वाज बेस्ड ऑन ओवरऑल ऑन नॉन वायलेंस, कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. ये यूनिफिकेशन पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बात की थी कि कांग्रेस एंड गांधी वर्कड ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड था, रिलीजियस ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज इतनी सारी थी, ट्राइबल पीपल थे, काफी लोग थे, तो उस पर इसने वर्क किया. कांग्रेस ने भी और गांधी जी ने भी इसके ऊपर, सबके ऊपर वर्क किया. फिर यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है एग्जाम के परस्पेक्टिव से. एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपको क्या पूछ लेते हैं? पहले पूछ लेते हैं एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एंड लिस्ट डाउन गांधी जीज अर्ली मूवमेंट्स व्हेन ही केम टू इंडिया. तो ये 3 मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टू लर्न. आई वुड से टू रीड, है ना, लर्न, रीड एनीथिंग. तो आपको ये करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, 3 जगहों पे हुई थी, वो भी आपको नाम, मतलब कि ये अच्छी तरह से आप अपने अपने ब्लड में कर लीजिए, कर लो, मतलब कि इसको रखना है अपने दिमाग में जैसे भी, ठीक है. तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. अर्ली मूवमेंट, यहाँ पे सिर्फ अर्ली मूवमेंट्स की बात हो रही है, आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अर्ली मूवमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स भी है, तो ये 3 मूवमेंट्स, साथ में आप नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस भी लिख सकते हो उसकी, अगर आपको डिमांड करता है क्वेश्चन तो. बट अर्ली मूवमेंट्स अगर स्पेसिफाई कर दिए क्वेश्चन ने, तो आपको ये 3 मूवमेंट्स ही लिखनी है. तो फर्स्ट मूवमेंट थी चंपारण में. 1917 में, क्रोनोलॉजिकली आप थोड़ा इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल चंपारण, ठीक है, चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, देन इट वाज अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है. आप ऐसे लिख के इसके नीचे आप 1917 कीजिए, ये है अगेन 1917, ये है 1918. ये आप ऐसा कुछ फ्लो चार्ट अपने थोड़ा माइंड मैप सा बना लीजिए. वैसे ये माइंड मैप्स वगैरह ये नोट्स में मेरे गिवन है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा कि हाउ कैन यू गेट दीज नोट्स, तो वहाँ पे ये पूरा ऐसे बना हुआ है सॉर्ट ऑफ टेबल, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्योंकि करना ईजियर रहता है, मैं भी ऐसे ही करता था और ऐसे ही याद होते हैं आपको चीज़ें. तो ये ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर पेजेंट्स
टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, क्यों गए थे? पेजेंट्स की स्ट्रगल थी यहाँ पे अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन यानी टी, कॉफी, शुगर केन को प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हम भी इसकी एग्रीकल्चर चैप्टर पे आएंगे, ज्योग्राफी पे आएंगे, तब भी हम समझेंगे कि व्हाट आर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो वही उसके ऊपर ही ये ऑप्रेसिव सिस्टम था, काफी उनको रखा जाता था, दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट परमिशन। इस चैप्टर में भी उसकी बात की गई आगे ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब खेड़ा में क्या हुआ? देन इन अगेन 1917 में ही सत्याग्रह, खेड़ा में सत्याग्रह टू सपोर्ट पेजेंट्स अगेन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बट यहाँ पे प्लांटेशन नहीं थे खेड़ा गुजरात में, यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था एंड प्लेग हो गया था, प्लेग एपिडेमिक थी। द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे वो, एंड देर डिमांडिंग दैट revenue collection to be relaxed, but the British government did wanted to relax any collection. That is why सत्याग्रह was organized, सत्याग्रह हुआ और इनके साथ इन्होंने this demand of revenue relaxation was agreed by the British government। ठीक है, तो सत्याग्रह से आपको इम्पैक्ट भी दिख रहा है यहाँ इस केस में। साथ में अहमदाबाद में क्या हुआ? इट वाज अहमदाबाद महात्मा इट इन 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स की सैलरीज के ऊपर यहाँ पे पूरा मतलब सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया गया था मिल ओनर्स के खिलाफ पे, ताकि उनके राइट्स ना इन्फ्रिंज किए जाए, ना राइट्स के ऊपर उनके कोई खतरा ना हो, इसलिए। तो ये थी जी 3 गांधी जी की अर्ली मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, एक्सप्लेन सत्याग्रह एंड गांधी जीज अर्ली मूवमेंट्स इन इंडिया, तो वो आपको पूरा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जी अगले पे। नाउ कम्स द रॉलेट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रॉलेट एक्ट, क्योंकि इसकी यही एक मतलब कि मेन रीजन मैं कहूँ, यही एक मेन रीजन था कि नॉन कॉपरेशन हुआ। अगर ये ना होता तो नॉन कॉपरेशन नहीं होता। तो व्हाट इज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? पहले हमें ये समझना है क्या था। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो इसमें क्या किया, जो भी आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता था, चाहे वो पीसफुल हो चाहे वो वायलेंट हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सीधा जेल में डाल देती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ब्रूटली रिप्रेस कर देती थी, एंड उसको जेल में रखा जा सकता था फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल यानी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते 2 साल तक। 2 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये था रॉलेट एक्ट। इसे हमें ब्लैक एक्ट भी कहते हैं हम। बट हाँ, आपकी बुक में सिर्फ रॉलेट एक्ट मेंशन है, तो हाँ आपको रॉलेट एक्ट ही याद रखना है ऑफ 1919। डेट इंपॉर्टेंट है 1919 की, आगे जाके आपको सिग्निफिकेंस भी पता चलेगी, क्योंकि 1919 में ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था, जो भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है। हम रीजंस भी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे इसके नॉन कॉपरेशन के। तो ये एक रीजन था। अब रॉलेट एक्ट की नीड क्या पड़ी ब्रिटिशर्स को? मेन चीज ये थी कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था इंडिया का टू गिव इट्स फ्रीडम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इफ इट हेल्प ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 1, अगर आप ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प करोगे तो आपको उसके बदले हम फ्रीडम दे देंगे इंडिया को। बट इंडिया ने हेल्प की, बट ब्रिटेन ने ये प्रॉमिस तोड़ दिया, एंड देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लग गई, और इसलिए उनको लॉ एक्ट या लॉ लेके आना पड़ा, ताकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इनको सप्रेस कर सके, और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सीधा जेल में डाल सके, उनको डिटेंशन में रख सकें विदाउट एनी ट्रायल ऑल्सो, ऊपर से विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, तो अब इसकी ये रीजंस है, ये मेन रीजंस है। ठीक है, रॉलेट एक्ट हुआ, ये मेन रीजंस है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन है। ये मैंने ये सारा फ्लो चार्ट अपने नोट्स में से ही लिया है। ठीक है, ऐसे आपको फ्लो चार्ट्स और भी मिल जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारे रीजंस हैं फॉर द रॉलेट एक्ट। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, अगली साइड पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन है रॉलेट एक्ट खुद, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, रॉलेट एक्ट लॉन्च किया गया था।
ठीक है, फर्स्ट रीजन तो हमारा रॉलेट एक्ट ही है। उसके बारे में मैंने आपके साथ पूरी डिस्कशन कर ली है कि क्यों किया गया था और कैसे किया गया था। सेकंड रीजन है, इसके ऊपर हम अब आएंगे कि गांधी जी ने कर दिया था एक रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च। ठीक है, इसके कारण काफी मूवमेंट्स हो रही थी सिटीज में, टाउन्स में, काफी लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे थे काफी, बड़े बड़े मतलब कि सॉर्ट ऑफ फंक्शन सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज कराए जा रहे थे, ताकि लोकल लीडर्स काफी इसमें एक्टिव हो गए थे रॉलेट सत्याग्रह में। तो लोकल लीडर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा इसमें। और तीसरा रीजन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये। अब इसमें क्या हुआ था तीसरे में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट में, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर जो था इस यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट में, ही ओपनड फायर। यहाँ पे एक एक्चुअली सेलिब्रेशन चल रहे थे बैसाखी के। ठीक है, तो कर्फ्यू था जलियांवाला बाग में, यहाँ पे अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, किसी को जाने की बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बट यहाँ पे जलियांवाला बाग में कई पीपल दे साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए ही, और प्रोटेस्ट किसी के लोकल लीडर के अरेस्ट में के लिए आए थे ये सारे, कि लोकल लीडर को रॉलेट एक्ट के अंडर अरेस्ट कर दिया गया था, तो इसलिए वो आए थे कि प्रोटेस्ट करें। तो पीपल आए थे सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट करने। इसमें कई बच्चे भी थे, कई वुमेन भी थी, मैन भी थे, सारे लोग थे। तो जनरल डायर आए, इन्होंने दे ही क्लोज्ड द गेट्स ऑफ जलियांवाला बाग, एंट्री एग्जिट सारी बंद, एंड ही ओपन फायर। यहाँ पे ओपन फायर, किल्ड मैनी 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 पीपल, मतलब कि जो थे वहां पे सारे मारे गए, मतलब कि और खत्म। ऑन इट वाज डन ऑन 13th अप्रैल, बैसाखी वाले दिन 13th अप्रैल 1919 में हुआ। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जो आगे लीड करता है नॉन कॉपरेशन की एक मेन गोल के लिए। ठीक है, एग्जिट एंट्री पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक कर दिए गए थे, और उसके ऊपर सीधा फायर, ओपन फायर किया था। साथ में अब इसके साथ ही मतलब कि और भी कई लोकल वहाँ पे क्या चल रहा था, जो प्रोटेस्ट को इन्होंने सप्रेस किया था। जलियांवाला बाग हुआ, अब इसके बाद ब्रूटल रिप्रेशन इन्होंने शो किया। अब इसके खिलाफ भी कई लोग प्रोटेस्ट करने उतरे, उनसे दे ब्रूटल रिप्रेशन में इन्होंने पूरा मतलब कि क्या कहें, दे वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। ऐसी ब्रूटल हरकतें की, उनको सलाम करवाया टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स कंटिन्यूसली। तो उसके प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म या फिर फोर्स लगाई जा रही थी, जो पूरा उसको सप्रेस करना, पूरी आर्मी, पूरी पुलिस फोर्स इसके ऊपर लगा दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर साथ में एक इश्यू स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट का। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 मैंने जैसे आपको बताया अभी खत्म हुई थी। तो इसमें क्या था मेन, कि एक अभी ऑटोमन एम्पायर जो था वो हार चुका था वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर था, वो हार गया था टू द ब्रिटिशर्स। और ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था या एम्परर था, उसे जो स्पिरिचुअल हेड मानते थे ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ही वाज नोन एज, इस्लामिक वर्ल्ड का हेड मानते थे, ही वाज नोन एज कैलिफेट बाय द ब्रिटिशर्स, या फिर उसको हम बोलते थे खलीफा। खलीफा यानी हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, सारे लोग उसको हेड मानते थे। बट ऑटोमन एम्पायर जैसे हारी, तो एक हार्श पीस ट्रीटी का मतलब कि एक न्यूज थी कि हार्श पीस ट्रीटी होगी ऑन द ऑटोमन एम्परर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिससे उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, जिसके कारण एक वाइड स्प्रेड एक एंगर था इंडियन मुस्लिम्स में भी, दैट लेड टू खिलाफत इशू। इसे हम खिलाफत इशू बोलते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट
बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये नॉन कॉपरेशन के साथ जब मिली, इट यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें कौन से लीडर्स थे खिलाफत इशू में? खिलाफत इशू में हमारे पास थे दो लीडर्स, दो, दे आर रेफर टू एज अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स थे। ठीक है, तो अली ब्रदर्स ने, दो यंग लीडर्स ने ये मूवमेंट आगे बढ़ाई, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों ने मूवमेंट बढ़ाई और साथ में गांधी जी भी इनके साथ मिल गए। गांधी जी ने इसको और इस खिलाफत इशू को लेकर और अपनी रॉलेट सत्याग्रह को लेकर बना दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जिससे अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए? एडवांटेजेस हुए, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, एक यूनिटी में आ गए। ठीक है, सारे इश्यूज एक ही मूवमेंट में रिजॉल्व होंगे, ऑल इश्यूज इंक्लूडेड। ठीक है, जो भी वर्ल्ड वॉर 1 का डिप्रेशन था, या फिर जैसे मैंने आपकी बात की ब्रूटल रिप्रेशन, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और इवन रॉलेट एक्ट हुआ, ऑल इश्यूज इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। ठीक है, इसके कारण वाइड स्प्रेड हो गई ये मूवमेंट, हर जगह फैल गई, टाउन्स में फैली है, और उसके बाद कंट्री साइड या विलेजेस में फैल गई, साथ में ट्राइबल्स में फैल गई ये, और भी प्रोफेशनल्स में फैल गई, जो सिंपल लोग थे, कॉमन पीपल, पेजेंट्स, उन सब में फैल गई ये मूवमेंट। तो ये काफी हेल्पफुल रहा फॉर द पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हुआ क्या, नॉन कॉपरेशन ही क्यों चूज की। तो 1920 में, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट नहीं कर, गांधी जी का एक आइडिया था शुरू से ही कि इंडियंस पे ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया एंड रूल्ड ओवर अस, क्योंकि वी कोऑपरेटेड विद देम। कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, नहीं तो उसके बिना हम नहीं कर पाते, इसलिए नाउ वी विल नॉट कोऑपरेट विद देम। कुछ कोऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, वो कहेंगे तो हमने कुछ नहीं करना। तो ये थी, और इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था इन द सेशन ऑफ, मतलब कि बॉयकॉट, काउंसिल इलेक्शन तो बॉयकॉट कर ही दिए थे, तो कांग्रेस ने इन द दिसंबर सेशन, दिसंबर ऑफ 1920, कांग्रेस के सेशन में नागपुर में इन्होंने फुल नॉन कोऑपरेशन के ऊपर काम वर्क करना, मूवमेंट को मतलब कि लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया कई जगह फैली, यहाँ पे बड़ी फैली, टाउन्स में फैली, कंट्री साइड में फैली, और पेजेंट्स के थ्रू फैली, प्लांटेशन वर्कर्स में फैली, और कहीं फैली। तो उसके अब हम डिस्कस करते हैं रीजंस, रीजंस भी, और उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या वो कर रहे थे, क्या उनके लिए स्वराज था, मतलब कि क्या आइडिया था ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल 2 पे। तो अब नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स कैसे फैली? नॉन कॉपरेशन, द मूवमेंट इन सिटीज, मूवमेंट इन सिटीज कैसे स्टार्ट हुई? मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन थी इन द सिटीज, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स छोड़ दिए उन्होंने, कॉलेजेस छोड़ दिए उन्होंने, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, एंड लॉयर्स ने अपने गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। साथ में काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में नहीं किया था, बट बाकी जगह सारी काउंसिल इलेक्शन जो ब्रिटेन गवर्नमेंट कराती थी अंडर द एक्ट के अंडर कराती थी, थोड़े थोड़े काउंसिल इलेक्शंस, बट हाँ उसको भी इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। नॉन कोऑपरेशन, वी हैव टू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, फिर देयर वाज स्वदेशी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था, इसमें सारे ब्रिटिश मेड गुड्स, फॉरेन गुड्स, मतलब कि जला दिए थे, बॉयकॉट कर दिए थे बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि बॉन फायर्स होती थी ह्यूज ह्यूज, ठीक है, उसमें जाके क्लोथ्स आप फेंक के आओ, अपनी ब्रिटिश चीजें, वो सब कुछ आप इसमें जाके मतलब कि ब्रूट, मतलब कि इनको बॉयकॉट ही कर दिया, जैसे मैंने बताया ह्यूज बॉन फायर्स वर ऑर्गेनाइज। और इस पे इंडियन टेक्सटाइल में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ गई एकदम से, एकदम से हाइक कर गई इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री,
इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया, अब मर्चेंट्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स में मतलब कि ट्रेड करना, डील करना, सेल करना ही छोड़ दिया। और डिमांड जैसे मैंने बताया, टेक्सटाइल मिल्स, हैंडलूम सबकी बढ़ गई, शॉर्ट अप होगी, जिससे इंडियंस को बहुत ज्यादा इस मतलब कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन फेस कर रहे थे उसके बाद बहुत फायदा हुआ इस यहाँ पे आके। अब कंट्री साइड में क्या हुआ? कंट्री साइड यानी यहाँ पे विलेजेस की बात की जा रही है, ठीक है, कंट्री साइड यानी विलेजेस। तो विलेजेस में, यहाँ पे विलेजेस में मेन जो थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं, बट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार, या फिर लैंडलॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रखे गए थे फॉर टैक्स कलेक्शन एंड वगैरह वगैरह, वो मेन थे यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेंट्स पहले कौन थे, पहले हम ये देख लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्री साइड, द मूवमेंट वाज लेड बाय पेजेंट्स, ट्राइबल्स एंड लोकल लीडर्स, ठीक है। तीन बंदे, तीन चीजें थे, पेजेंट्स, ट्राइबल्स एंड लोकल लीडर्स। फॉर एग्जाम्पल इन अवध, यहाँ पे एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं, 2 मार्कर्स में भी एग्जाम्पल आ सकता है, या एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है कि हु वाज लीडिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध? इट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। He was a sannyasi who had earlier been to फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबरर, मतलब कि एज अ लेबरर काम करने फिजी गए थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा था एज अ ट्रांसफर लेबर, जैसे वो करते थे। तो अब इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? सेकंड बिग क्वेश्चन, द मूवमेंट हेयर वाज नॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, पहले जैसे मैंने बताया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थी ये मूवमेंट, ठीक है। इट वाज अगेंस्ट तालुकदार्स and landlords. The problem of the rural people were different from those of the urban people. Urban people का तो कोई मतलब कि ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट अगेंस्ट था, बट रूरल पीपल की कई और प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडिंग वेरी हाई रेंट, ठीक है, वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस भी डिमांड करते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते, बट रेंट वाज अ मेन प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत हाई रेंट और हाई इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह देते थे, घर वगैरह जिस पे लेते रहते थे पेजेंट्स। ऊपर से पेजेंट्स हैड टू डू बेगार, बेगार यानी विदाउट पेमेंट वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड, है ना, उसकी फार्म्स में भी वर्क करना विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, विदाउट बिना पैसे के वो सारे काम कर रहे थे। पेजेंट्स के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं थी कि कितने टाइम तक उनको काम करना है, कितने पैसे उनको मिलेंगे, वो कहीं भी कभी भी उनको निकाल दिया जाता था, यू नो दे वर रेगुलरली एविक्टेड, निकाल दिया जाता है, एंड दे कुड एक्वायर नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनको कुछ नहीं, पैसे का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। पेजेंट मूवमेंट की डिमांड क्या थी? ये 4 डिमांड थी: रिडक्शन इन रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, बेगार को बिल्कुल हटा दिया जाए कि विदाउट पेमेंट हम काम नहीं करेंगे, लैंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी उसको दोबारा से पूल करके फिर उसको हर घर के हिसाब से जितना जिसको चाहिए उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाए, और बॉयकॉट करें ऐसे लैंडलॉर्ड जो हाई रेंट्स चार्ज करते थे और बेगार करवाते थे, ठीक है, उनका सोशल बॉयकॉट यानी उनका सोशल बिल्कुल ही बंद कर दो। जिसलिए इनके वेज ऑफ प्रोटेस्ट बहुत यूनिक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये नाई धोबी, नाई धोबी बंद, यानी दो जो लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, उनको बार्बर और वॉशरमैन, बार्बर और जो कपड़े धोता है उसकी सारी सर्विसेज बंद कर दी थी, ठीक है, नाई धोबी बंद। साथ में जवाहरलाल नेहरू का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ही वेंट टू विलेजेस, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, तो हाँ, तो अब इसमें जवाहरलाल नेहरू का, जैसे मैं बता रहा था, बहुत ही बड़ा रोल है इसमें जवाहरलाल नेहरू का। ही वेंट टू विलेजेस इन अवध टू नो द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल, उनकी सारी ग्रीवियंस पता चली कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये जैसे सारी मैंने आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिस्ट की, तो ये सारी इनको प्रॉब्लम थी। इन्होंने अक्टूबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, ओद किसान सभा, ओद किसान सभा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है योद्ध किसान सभा, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इन्वॉल्व हो गए, साथ में बाबा रामचंद्र भी इन्वॉल्व थे, यानी लोकल लीडर और नेशनल लीडर दोनों इकट्ठे हो गए थे इस नॉन कॉपरेशन में कंट्री साइड में।
अब कंट्री साइड में एक तो ये पार्ट था विलेजेस का, अब एक और पार्ट था जो क्या था, ट्राइबल पेजेंट्स या फिर ट्राइबल पीपल का भी था। तो ये यहाँ पे एक केस स्टडी गिवन है, मतलब केस स्टडी क्या बुक में आपकी सारा एक गिवन है अबाउट गुदेम हिल्स, गुदेम हिल्स के रिबिलियन के। ठीक है, वहां पे एक लीडर था जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये गुदेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश में है ये। तो यहाँ पे लीडर था सीता, अलूरी सीता। एक सेकेंड जी। तो इसमें यहाँ पे था अलूरी सीताराम राजू, इनका लीडर था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी है कि ही कुड सर्वाइव बुलेट्स। ठीक है, ये भी थोड़ा गिवन है कि ही सर्वाइव्ड बुलेट्स एंड ही हैड सम मैजिकल पावर्स। तो ये थोड़ा इनका मानना था कि दिस लीडर हैड सम मैजिकल पावर्स और ही सर्वाइव बुलेट्स, और ये पूरा मतलब कि गॉड की फॉर्म में ही इनकारनेशन ऑफ गॉड था अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह की तो नहीं, बट हाँ महात्मा गांधी की आइडिया से था, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे। बट द थिंग वाज ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। ठीक है, ही सेड कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू अडॉप्ट वायलेंट मेथड्स। वायलेंट मेथड्स अडॉप्ट किए। वायलेंट मेथड्स, कई वायलेंट मेथड्स थे, जैसे कि गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी एकदम से अटैक कर देना ब्रिटिश ट्रूप्स के ऊपर। इनकी अब मेन प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम्स इनकी डिस्कस करें तो इनकी मेन प्रॉब्लम्स थी कि आपको मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको वुड और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो थी उनको लेने से मना कर दिया था, कि कहते हैं कि हमारी हक है, बट नहीं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, बार कर दिया था इनको फॉरेस्ट से एंटर होने के, ट्राइबल पीपल को, जो कि उनका कल्चरल अधिकार है, कल्चरल उनका राइट है कि वो जाके ये फॉरेस्ट और वुड प्रोड्यूसेस इकट्ठा करके और उस पे ही वो अपनी पूरा जीते थे। साथ में कैटल ग्रेजिंग भी बंद करवा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अब ये अपना हाउ वुड दे सर्वाइव, क्योंकि ये सालों से यहीं पे रहते आ रहे हैं, बट एकदम से ब्रिटिश गवर्नमेंट आके कहती है कि आप यह कुछ नहीं कर सकते। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अब इनका वे ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, अब इनके वे ऑफ प्रोटेस्ट पे अगर हम आए तो इनके वेज ऑफ प्रोटेस्ट थे, नंबर 1 गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर एज इन कि ये एकदम से ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ट्रूप्स के ऊपर अटैक कर देते थे कहीं से भी, जिससे उनकी रेवेन्यू वगैरह और थोड़ी उनकी आर्मी भी कम होती थी, उनका मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकली वो भी सारा मतलब कि वो होता था, इफेक्ट होता था। साथ में ये क्या करते थे, इन दे स्टार्टेड द अलूरी सीताराम राजू, द लीडर जो सीताराम राजू थे, उन्होंने ही स्टार्टेड यूजिंग खादी, वही स्वदेशी मूवमेंट जो टाउन्स में भी चल रही थी। तो स्वदेशी मूवमेंट के साथ अपने लोगों को लिंक करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, खादी इन्होंने शुरू कर दी पहननी। दे लेफ्ट अप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, लिकर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग वाज डिस्करेज्ड, क्योंकि वो भी सारा टैक्स वगैरह वो सारा ब्रिटिशर्स को जा रहा था। तो ये नॉन कॉपरेशन के ये जो टाउन्स में भी जो सिमिलर हुआ स्वदेशी मूवमेंट को लेकर वहीं पे आया। बट द थिंग वाज कि आफ्टर सम टाइम राजू वाज अरेस्टेड, राजू को अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर दिया गया था 1924 में ऑन हैंड ही वाज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि काफ़ी वायलेंट मेथड्स यूज़ किए गए थे, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर वाज इन द पार्ट ऑफ गांधी जी सत्याग्रह। बट हाँ ही मतलब ही हैड आइडिया कि नॉन वायलेंट मेथड से फ्रीडम नहीं मिल सकती, राइट्स नहीं मिल सकते, इसलिए आपको वायलेंट मेथड यूज करने ही पड़ेंगे। अब आगे, अब हम आते हैं प्लांटेशन वर्कर्स।
प्लांटेशन वर्कर्स का ये था कि इनको ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पे गए थे। आप कमेंट में डालिए कि मैंने आपको क्या किया था, कौन सी मूवमेंट थी अर्ली गांधी की, गांधी जी की अर्ली मूवमेंट जिसमें वो प्लांटेशन वर्कर्स के पास गए थे। तो आप ये कमेंट में लिखिए, देखते हैं कि कौन अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो इसमें अब प्लांटेशन वर्कर्स में क्या हुआ था, इनका एक एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, ऑफ ऑल्सो 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ना मतलब कि घर या अपने विलेज, जो प्लांटेशन साइट्स हैं, यानी जैसे शुगर केन उगाने की, टी कॉफ़ी वगैरह जो उगाते थे, वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे। ठीक है, वहाँ पे उनको वहीं पे रखा जाता था, मतलब कि वहीं पे उनको सारा दिया जाता, वो उसको उनको अपने दोबारा अपने विलेज टाउन या वापस अपने घर जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, वो अपने विलेज से जा नहीं पाते थे, उनको इस एक्ट के अंदर वहीं पे रखा जाता था। और साथ में अगर वो जाना चाहें तो एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि रेयरली ही ग्रांट होती थी, बहुत ही रेयरली ग्रांट होती थी स्पेशल परमिशंस। ठीक है, तो इनकी ये प्रॉब्लम थी, वो उनको अपना कनेक्ट नहीं फील हो रहा था अपनी विलेजेस से या जहाँ से भी वो आए थे। ठीक है, वो वापस जाना चाहते थे वहाँ पे, क्योंकि उनको रखा हुआ था वहाँ पे और इतनी अच्छी पे भी नहीं थी इनकी कि उनको वहीं पे रखो। तो इन्होंने क्या किया, अब वेज ऑफ प्रोटेस्ट पे आए, तो इनके इनके वेज ऑफ प्रोटेस्ट पे आए, तो इन्होंने किया था, इन्होंने एक न्यूज़ सुनी कि अब गांधी राज आ रहा है। ठीक है, और अब हमको ये इनके अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट देयर साइट्स, लेफ्ट देयर साइट, जो प्लांटेशन साइट्स थी वहां पे फार्म्स को अबैंडन करके आ गए, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए घर जाने के लिए। बट मतलब कि थोड़ी अनफॉर्चुनेटली उस दिन रेलवे की भी स्ट्राइक थी, रेलवे स्टेशन पहुंच तो गए बट रेलवे की स्ट्राइक थी, इसलिए ट्रेन ऑपरेट कर नहीं रही थी उस टाइम पे। तो रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए, देन दे वर कॉट एंड दे वर बीटन अप बाय द पुलिस, बट स्टिल भी ये ट्राइबल्स और प्लांटेशन वर्कर्स सारे गांधी जी के नाम पे ही अपना वो सारा कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, स्वराज डिमांड कर रहे थे, स्वराज इन द सेंस इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये मूवमेंट तो अच्छी चल रही थी, ठीक है, काफ़ी अच्छे, बट मेन प्रॉब्लम आती है आपकी नॉन वायलेंस पे, क्योंकि कई एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइबल पीपल, वो मतलब कि नॉन वायलेंस के एलिमेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे, और कई विलेजेस भी, कई मूवमेंट्स भी वायलेंट बन रही थी। स्पेशली इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में, चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन ही जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने जला दिया, बर्nt डाउन अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा इन 1922। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था जिसके कारण नॉन कॉपरेशन एक तो स्लो डाउन भी होगी, साथ में नॉन कॉपरेशन में साथ में नॉन कॉपरेशन को एक हिट मिला, और साथ में गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ ही कर दी कि इतने लोग, गांधी जी ऑलवेज वांटेड नॉन वायलेंट मेथड्स, और ये मूवमेंट हो रही थी वायलेंट। साथ में जो मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट की बात की आपके साथ, जैसे मैं आपको बता रहा था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि खादी जो क्लोथ था ना, क्योंकि मेन खादी ही क्लोथ यूज हो रहा था, तो खादी क्लोथ बहुत एक्सपेंसिव था और सारे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एक्सपेंसिव था, कोई लोग उसको अफोर्ड कर रहे थे, कोई नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पुअर पीपल को स्पेशली। और साथ में ये तो हो गई ये चीज़ें, और अब बॉयकॉट किया था, जैसे स्कूल्स का किया था, कॉलेजेस का किया था। ठीक है, ये सारे ब्रिटिश कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को किया था, बट इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, नो ऑल्टरनेटिव।
जिसके कारण अब कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि कितने दिन आप बिना स्कूल या कॉलेजेस, बिना जॉब्स के कहीं जाओगे आप। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया गया था। इंडियन ऑल्टरनेटिव थे भी, वो बहुत कम थे और वो इतनी क्वालिटी के नहीं थे कि वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को मैच करें। इसलिए ये नॉन कॉपरेशन हो गई स्लो डाउन। स्लो डाउन होगी या फिर सॉर्ट ऑफ बंद ही होगी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। तो वो गांधी जी ने कॉल ऑफ ही कर ली। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन इन 1922, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन बंद होगी तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है जी, वो होगा जी अगली क्लास में, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आपको अगली क्लास में ही आपको नॉन सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बताया जाएगा। तो लाइक कर देना, कमेंट करना। मैंने आपको एक आंसर बोला है, वो पहले आप कमेंट करना। और कुछ भी आपको डाउट हो और इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई अगले चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई चैप्टर लगता है कि मतलब कि बहुत ज़रूरत है इस चैप्टर की, वो भी आप कमेंट कर दिए, उस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे एसएसटी के रिलेटेड, मैथ्स के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको मेरे एसएसटी के नोट्स चाहिए तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने गिवन है, तो आप ये इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर माई हैंड रिटन एसएसटी नोट्स। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट्स दिखाए, वो सारे मेरे नोट्स में भी गिवन है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।